आज हम लोग बात करेंगे बेटा भारतीय संविधान के पार्ट 3 से जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। बेटा इसमें हम लोग बात करते हैं कि एक सिटीजन के, एक नागरिक के क्या क्या अधिकार होते हैं। अगर कोई नागरिक पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके पास क्या अथॉरिटी हैं, पुलिस से कैसे छुड़ाया जा सकता है, हमारी जीने के अधिकार क्या हैं, बोलने की स्वतंत्रता क्या है, और हमारे शिक्षा से संबंधी अधिकार क्या हैं, हमारे धार्मिक अधिकार क्या हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स पर कि हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं। तो मौलिक अधिकारों से जो महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ये आपको लगेगा कि एक्सप्लेन में है, थोड़ा सा विस्तृत में होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक्सप्लेन तो ज़रूर है, जैसे मैंने एक्सप्लेन ये आपके लिए इसलिए किया है कि ये आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार हैं, तो बेटा मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका के संविधान से। सबसे पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि ये बताओ मौलिक अधिकार लिए गए कहाँ से। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इनकी अगर बात की जाए तो मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब इसमें समझते हैं थोड़ा सा और। इसमें बात की जाए संशोधन, इन अधिकारों में संशोधन हो जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आपात के दौरान। इसमें इन अधिकारों में संशोधन हो जाएगा राष्ट्रीय आपात के दौरान। किसके अकॉर्डिंग होगा? तो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की, ठीक है, देखो बेटा इसमें बात जो चलेगी वो एक लाइफ की बात चलेगी, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की बात चलेगी कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो जो भी इनमें संशोधन होगा वो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर, जो जीवन और व्यक्तिगत अधिकार के स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। देखो कुछ अधिकार इसमें आपको ऐसे मिलेंगे जिन अधिकारों को रोका जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, लेकिन कुछ अधिकार जो आपके होंगे जो कभी भी बंद नहीं हो सकते, कभी भी खत्म नहीं किए जा सकते। ठीक है, अगर बात की जाए मूल अधिकारों की, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 14 में संशोधन 44वां जो संशोधन हुआ सन 1979 में, इसके द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 19F से हटा दिया गया है। ठीक है, इससे संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में मान लिया गया। देखो बेटा पहले क्या होता था, संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार जो था वो अब हटा दिया गया है। ठीक है, कोई भी आदमी पहले कहा था कि संपत्ति रखने का अधिकार था। ठीक है, संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन अब क्या है कि संपत्ति का ब्यौरा भी देना पड़ेगा आपको। अब हम बात करते हैं भारतीय नागरिक को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त हैं। थोड़े से इसमें थोड़ा सा समझते हैं। पहला अधिकार है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार है, ये अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। अब इसमें अनुच्छेद 14 में कुछ होगा, अनुच्छेद 15 में, 16 में, ऐसे करके 18 तक अनुच्छेद में है क्या क्या समता या समानता होंगी। अगला स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार बेटा अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक है। अगला शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई हमें उत्पीड़ित करता है, कोई हमें प्रताड़ित करता है, तो उसके विरुद्ध भी हमारे कुछ अधिकार हैं। ठीक है, ये अधिकार होगा अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। उसके बाद है शिक्षा एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम पूजा पाठ करेंगे, हमारा मन है हम किस धर्म में रहें, किस जाति में रहें, तो इसका भी अधिकार है हमें। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक। उसके बाद है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। देखो 31 अनुच्छेद कोई काम का नहीं है, तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक अधिकार है, और इसी अनुच्छेद 32 को कहा जाएगा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। हम बात करते हैं अब सबसे पहला जो है समानता या समता का अधिकार। देखो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समानता या समता के अधिकार की, जो आर्टिकल
स्टार्ट होगा तुम्हारा 14 से। अगर बात करें आर्टिकल 14 की, अनुच्छेद 14 की, अनुच्छेद 14 में है विधि के समझ समता। अब समझ लेना बेटा, आर्टिकल 14 कहता है विधि के समझ समता। अब ये विधि क्या होता है? तो विधि बेटा कहते हैं कानून को, ठीक है, कानून के समक्ष सबकी समता। अब जैसे इसका अर्थ यह है कि राज्य के सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा, ठीक है, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर समान ढंग से सभी पर लागू करेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई और कानून बन जाए, किसी और दूसरे के लिए कोई और कानून बन जाए। तुमने देखा होगा कि रेप के लिए कोई तो राज्य उम्र कैद की सजा कर रहा है, कोई राज्य फांसी की सजा कर रहा है, ठीक है। तो राज्य सही व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, सभी व्यक्तियों के लिए, तथा उन पर समान ढंग से सभी पर लागू होगा, सिंगल किसी एक आदमी पर नहीं, सभी पर लागू होगा। दूसरा, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान, इसके आधार पर भेदभाव जो होगा, भेदभाव निषेध हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई अगर किसी और धर्म का है, किसी और जाति का है, किसी और लिंग का है या जन्म स्थान उसका कहीं और है तो आप उसके भेदभाव करें, तो ऐसा निषेध है। ये कौन कहता है? ये अथॉरिटी कौन देता है? तो अनुच्छेद 15, ठीक है। अब अगर हम लोग बेटा बात करें अनुच्छेद 16 की, अनुच्छेद 16 क्या करता है? तो आर्टिकल 16 हमें क्या क्या अथॉरिटी देता है? तो आर्टिकल 16 के बारे में सोचते, लोक नियोजन के अवसर पर समानता, लोक नियोजन के अवसर पर समानता अर्थात राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजित या नियुक्त से संबंधित विषयों में है, ठीक है, ये सभी नागरिकों के लिए समान रहेगा। अब समझ, इससे थोड़ा सा समझ लेनी। अगर मान लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन कहीं होना है, ठीक है, आपको अगर जॉब चाहिए तो सबके लिए एक समानता है, सबको जॉब मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पर एक अपवाद खड़ा हो जाता है कि रिजर्वेशन लागू कर दिया गया है SC ST और OBC के लिए, ये एक अपवाद है, ठीक है। तुम्हारा यहाँ एक अपवाद हो जाएगा कि रिजर्वेशन लागू कर दिया है SC ST और OBC के लिए, ठीक है। लेकिन हमारा आर्टिकल कहता है, हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 16 में कि लोक नियोजन के अवसर पर सबको समानता मिलेगी, अगर कोई भी नियुक्ति होगी तो सबका अधिकार है, ये कहता है आर्टिकल 16। लेकिन रिजर्वेशन लागू कर दिया गया बाद में SC ST और OBC के लिए। ये जब संविधान बना तब लागू नहीं किया गया था, ये संविधान के बाद लागू किया गया है। अगला जो संविधान अनुच्छेद 17 कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का अंत, ठीक है। अगर कोई भी आदमी किसी से भी छुआछूत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और ये दंडनीय अपराध है। अगर किसी भी व्यक्ति को लेकर के कोई भी आदमी छुआछूत करता है तो ये दंडनीय अपराध है और उस पर कार्रवाई हो जाएगी, उसे दंडित किया जाएगा। आर्टिकल 18 क्या कहता है? तो आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। अब इसे समझ लीजिएगा, पहले उपाधि ले लेते थे, शहजादा, महाराजा, सम्राट, ठीक है, इस टाइप की अब उपाधियों का बिल्कुल अंत कर दिया गया है और एक नियम लागू कर दिया है कि अगर कोई आदमी विदेश में रहता है, अगर कोई आदमी विदेश में रहता है, किसी अन्य देश में रहता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो उपाधि नहीं ले सकता। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, या राज्य सरकार द्वारा या खुद कोई आदमी उपाधि नहीं ले सकता। आपको पुरस्कृत किया जा सकता है और पुरस्कृत किया जाएगा तो उसका सम्मान होगा, तो आपको वो एक उपाधि मिल सकती है। लेकिन आप ये सोचें कि हम कोई उपाधि धारण कर ले, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उपाधियों का अंत कौन करता है? आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, और स्वतंत्रता का अधिकार हमने पहले ही बता दिया कहाँ से कहाँ तक चलता है। तो देखो बेटा, स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहले अधिकार आएगा अनुच्छेद 19। सबसे पहले अधिकार है अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 में पहले 7 तरह का अधिकार होता था स्वतंत्रता का, लेकिन अब 6 तरीके का अधिकार हो गया स्वतंत्रता का। सबसे पहले अधिकार है बोलने की स्वतंत्रता। 19A आर्टिकल 19 कहता है
कि स्वतंत्रता का अधिकार है। और स्वतंत्रता का अधिकार क्या क्या है? सो सबसे पहला है बोलने की स्वतंत्रता। तो बेटा बोलने की स्वतंत्रता में आपका आ जाता है इंडियन मीडिया। बोलने की स्वतंत्रता में आपका आ जाएगा इंडियन प्रेस। ठीक है, इंडियन प्रेस बोलने की स्वतंत्रता में आ जाएगा। उसके बाद 19B कहता है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता। देखो ये भी 19B क्या आता है कि अगर आप कहीं भी सभा कर रहे हैं या कहीं भी आप मीटिंग कर रहे हैं तो ये किसके अकॉर्डिंग है? तो ये आर्टिकल 19B हमें अथॉरिटी देता है। आर्टिकल 19B हमें अधिकार देता है कि आप कहीं भी जाकर के मीटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब संघ बनाने की स्वतंत्रता को समझिए, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। जैसे कोई एक ग्रुप बना लिया, किसी ने कोई एक यूनियन बना ली, ठीक है, बहुत सारी यूनियन बनी होती हैं, जैसे ABBP है, ठीक है, और तुम्हारी और भी ढेर सारी यूनियन बनी है, ठीक है। तो यूनियन बनाने की स्वतंत्रता आपकी हो जाएगी, क्योंकि यूनियन या संघ बनाने की स्वतंत्रता 19C देता है हमें। अनुच्छेद 19C हमसे कहता है कि आपको यूनियन बनाने की या संघ बनाने की स्वतंत्रता है आपके पास। ठीक है, अनुच्छेद 19D क्या कहता है? तो अनुच्छेद 19D कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में आप आइए जाइए, आपको कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, 19E क्या कहता है? 19E का कहना है किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। लेकिन 19E ये कहता तो जरूर है कि आप देश के किसी भी कोने में जाकर के रहिएगा, किसी भी क्षेत्र में जाकर के निवास करिएगा, लेकिन 19E अभी तक जम्मू कश्मीर को लेकर के अपवादित है। अभी भी जम्मू कश्मीर को लेकर के अपवाद बना हुआ है। ठीक है, तो आप अपवाद में जम्मू कश्मीर अभी भी नियुक्त करेंगे। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन इसलिए बेटा कर रहा हूँ जिससे कि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, 19F है संपत्ति का अधिकार, और यही अधिकार क्या हो गया है? खत्म। आगे अगर 19G की बात की जाए तो 19G है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इलीगल व्यापार नहीं हो। लीगल व्यापार आप कोई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चरस गांजा ये बेचें, नहीं, आप लीगली जो भी बिजनेस डालना चाहें बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है बेटा? तो अनुच्छेद 20 हमें कहता है कि अपराधों के लिए अगर दोषी सिद्ध हो जाता है, कोई भी आदमी अपराधों के लिए दोषी ठहर जाता है, तो जो अपराधी है दोषी हो गया, ठीक है, या दोष सिद्ध हो जाता है, तो उसे बचाने के लिए भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें 3 प्रकार का वर्णन किया गया है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। अगर मान लीजिएगा आप अपराधी हैं तो आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिलेगी। सबसे पहली, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी। समझ लेना बेटा, आपने एक अपराध कर दिया तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार सजा हो गई फिर दोबारा से सजा हो जाएगी उस अपराध के लिए। आप किसी भी जुर्म, कोई भी आपने क्राइम कर दिया है तो उसके लिए केवल आपको एक बार ही सजा होगी। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बाद में कोई कानून और बन जाए। जैसे मान लीजिएगा दिल्ली में एक केस हुआ था, तब रेप कांड वालों को फांसी नहीं दी जाती थी, ठीक है, और सजा दी जाती थी। और अब नया कानून बन गया है, तो अब जो है जो भी रेप केस करेगा, अगर उसने जब कानून बनने से पहले कोई आदमी कोई काम कर देता है तो उसे जो पुराना कानून है जिस दौरान कोई भी केस होता है उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। बाद में मान लो अगर किसी का मर्डर हो जाए तो धारा 302 में, मर्डर की धारा 302 होती है, धारा 302 में अगर फांसी की सजा है तो फांसी की सजा रहेगी, चाहे बाद में उम्र कैद हो जाए। ठीक है, कानून में परिवर्तन बेशक हो जाए, लेकिन जिस टाइम आपने क्राइम किया है उस टाइम जो कानून बना था उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। तीसरा आपका है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। समझ लेना, ऐसे समझ लेना, मतलब ये नहीं है आप जबरदस्ती किसी पर भी क्राइम कबूल नहीं करवा सकते। ये नहीं कहला सकते कि हाँ सर मैंने ही केस किया है। तो ये तीनों अधिकार हमें देता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 का मुख्य क्या है? अनुच्छेद 20 मुख्य अधिकार क्या है? और हमें 3 अधिकार मिलते हैं जब हम किसी भी
कंडीशन में कोई केस अप्लाई कर देते हैं तब। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें क्या है समझ लेना, प्राण एवं दैहिक संस्था, इसे समझने की कोशिश करो। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन एवं व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। समझने की कोशिश करना बेटा। विधि का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं। देखो, विधि का मतलब है बेटा कानून। विधि का मतलब है कानून। अब कानून के अनुसार उसके जो भी जीवन से संबंधित अधिकार हैं उससे वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब उसके शरीर से संबंधित, उसके प्राण से, उसके जीवन से संबंधित जो भी उसके अधिकार हैं, उसके जीवन से संबंधित बेटा जो भी उसके अधिकार हैं उसे कोई भी नहीं छीन सकता, उसे उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अगली बात करते हैं आर्टिकल 21 की। तो बेटा आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 का देखना। तो आर्टिकल 21 का कहता है 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। ठीक है। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये सब हुआ था। देखो बेटा, निःशुल्क शिक्षा जो चली है, निःशुल्क शिक्षा ये 86वां संशोधन हुआ 2002 में, उसके द्वारा चली। ठीक है। अनुच्छेद 21 कहता है कि 6 वर्ष लेकर के 14 वर्ष तक का बच्चा निःशुल्क शिक्षा जो प्रदेश की सरकार ने कानून बनाया है, जो राज्य की सरकार ने कानून बनाया है, जो राज्य की सरकार ने स्कीम चलाई है, उसके अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क रहेगी और अनिवार्य भी। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 22 क्या कहता है? तो बेटा आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण अगर किसी भी व्यक्ति के मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया हो। बेटा समझ लेना, यहाँ पर ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आज का थंबनेल भी लगभग इसी के पर्पज में है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा में गिरफ्तार हो जाता है तो उसे बेटा 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता, अगर मान लो कोई गया और किसी को गिरफ्तार कर लिया तो क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से आपने उसे गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहला तो हमें आपको कारण बताना होगा। तो क्या है, पुलिस आपको कारण बताएगी कि क्या कारण है, हमने क्यों गिरफ्तार किया। दूसरा, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर जो भी मतलब हवालात में 24 घंटे रहा है, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। अब दंडाधिकारी समझ लो जज, 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने ले जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है। उसके बाद बात करते तीसरी स्वतंत्रता की। तो तीसरी स्वतंत्रता यह है कि आप अपनी पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं, आप अपने अगेंस्ट किसी भी वकील को खड़ा कर सकते हैं। ये आपकी तीसरी स्वतंत्रता होगी। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे की, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारे मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23 में क्या होता है? देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से स्टार्ट होता है जाकर के, तो अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम पर प्रतिषेध। इसे समझ लीजिएगा। मानव, कोई भी मानव है, किसी भी मानव की ना तो तुम तस्करी कर सकते हो, ना उसकी बिक्री कर सकते हो, खरीद बिक्री या बेगारी ये नहीं कर सकते। दूसरा, बच्चे से श्रम नहीं करा सकते, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। समझ लेना। पहले क्या होता था, अब जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इल्तुतमिश को खरीदा गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा गया। ठीक है। गुलामों को बेचा जाता था, गुलामों को खरीदा जाता था। लेकिन अब क्या है, आर्टिकल 23 कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है किसी भी मानव की तस्करी नहीं हो सकती, किसी भी मानव को बेचा नहीं जा सकता है। प्लस बालाश्रम प्रतिषेध होगा। बालाश्रम प्रतिषेध का मतलब है बच्चों से आप किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कंपनी में आप काम नहीं कराएंगे।
ठीक है। तो बालाश्रम परिच्छेद है, ठीक है। अब अगला अनुच्छेद 24, देखो अनुच्छेद 24 क्या कहता है, बालक के नियोजन का प्रतिषेध, बालक के नियोजन का प्रतिषेध अर्थात 14 वर्ष से कम आय वाले किसी भी बच्चे को कारखाने या खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये भी एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 कहता है कि आप किसी भी बच्चे को आप किसी भी कारखाने या किसी भी खान में ले जा करके काम नहीं करा सकते। ये आज़ादी है उसकी आर्टिकल 24 के अंडर। ये एक दंडनीय अपराध होगा। बेटा अगला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता आजकल आपने देखा है कि इंडिया में जो राजनीति है लगभग धर्म के ऊपर और जाति के ऊपर भी है, कि आज राम मंदिर बन रहा है कि कल कोई और मंदिर बनेगा, ठीक है। तो इंडिया की राजनीति की बात करें तो इसमें भी हमारा अनुच्छेद कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले धार्मिक स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है आर्टिकल 25। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। बेटा समझने की कोशिश करना, हम अगर किसी भी धर्म को लेकर के हैं, अगर हम हिंदू से हैं या मुस्लिम से हैं या सिख या ईसाई से हैं, तो हम अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका हम प्रचार प्रसार पूरी अथॉरिटी से, पूरे अधिकार से कर सकते हैं, क्योंकि वह हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमें प्रदान कराता है अनुच्छेद 25। अब अगर हम अगले आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद 26 की बात करें, तो अनुच्छेद 26 हमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अगर मान लो हमें धार्मिक कार्य संपन्न कराना है कोई, तो हमें उसकी स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कहता है आप चाहे कथा, भागवत, हवन, यज्ञ कुछ भी कराइएगा, ये अनुच्छेद 26 कहता है, ठीक है। व्यक्ति को अपने धर्म के सभाओं की स्थापना तथा पोषण करने में विधि के सम्मत संपत्ति अर्जन, स्वामित्व या प्रशासन का अधिकार। देखो बेटा, विधि के अनुसार, विधि का मतलब है कानून, कानून के अनुसार हम अपने धर्म में प्रचार प्रसार, जो भी संस्था भी बना सकते हैं, उसके बाद हम अर्जन भी कर सकते हैं, स्वामित्व भी कर सकते हैं, ठीक है, हवन यज्ञ कुछ भी करा सकते हैं। हमारा ये अधिकार है और हमें ये अधिकार देता है आर्टिकल 26। हमारे पास ये कानूनन अधिकार है, हमारे पास ये संवैधानिक अधिकार है अनुच्छेद 26 के अनुसार, ठीक है। अनुच्छेद 27 कहता है बेटा, अनुच्छेद अगर 27 की बात की जाए तो अनुच्छेद 27 कहता है किसी भी राज्य के किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। अब समझो, इसे समझते हैं बेटा। ऐसा कोई भी राज्य का किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। समझ लीजिएगा बेटा, जैसे अगर मान लो किसी का भी इनकम है, ठीक है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि आप धार्मिक टैक्स दीजिएगा, ऐसा नहीं है। हम अगर हमारा मन है कि धर्म में 4 रुपये चंदा देने का, तो हम 4 ही रुपये देंगे। अगर धर्म में धार्मिक कार्यों में 1 लाख रुपए चंदा देने का मन है तो 1 लाख रुपए देंगे। ये नहीं कोई बाध्य कर सकता कि आप जो है मजबूर होकर के, आप मजबूरी में या मजबूर होकर के आप 1 लाख दीजिएगा या 2 लाख दीजिएगा या 5 लाख दीजिएगा, ऐसा नहीं है। जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारी श्रद्धा है, हम श्रद्धा के अकॉर्डिंग ही आपको देंगे, ठीक है। ये बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोशिश ये करो, समझा तो हम रहे हैं, देखो बेटा समझाने का काम मेरा है तो हम समझा रहे हैं, और आपको क्या करना है, नोट करते रहना है। नोट करके आपको फिर एक बार रिपीट जरूर करना है। जैसे क्या होता है कि अगर आप रिपीट मोड में रहेंगे, आप प्रीवियस भी रिपीट करते रहिएगा, अगर आप रिपीट मोड में हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संवैधानिक अधिकारों की अगर बात की जाए, मौलिक अधिकारों की बात की जाए, तो ये हमारे पास मौलिक अधिकार हैं और ये हमारे बहुत ज़रूरी है। हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या अधिकार हैं। हम देश के एक नागरिक हैं, तो अधिकार क्या है हमारे पास, क्या अथॉरिटीज़ है हमारे पास। आपको इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। और इतना ज़रूर है कि आप लोगों में पढ़ने का जुनून नहीं है, आपके पास कैपेसिटी है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बस आपके पास हिम्मत जुटाने की ताकत नहीं है।
आप अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटा पाते। आपको केवल क्या है कि आप पढ़ाई से डरते हैं, जबकि एक्चुअल बात यह है कि आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। आपका ब्रेन इतना पावरफुल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा सकते पढ़ाई के लिए। आप फ़ोन चला सकते हैं 1 घंटा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप आधे घंटे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसमें आप बोर हो जाएंगे। लेकिन आप 1 घंटा फ़ोन चलाएंगे तो बोर नहीं होंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़रूरी रहती हैं कि आपको अपनी एबिलिटी के अनुसार ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास क्षमता है, लेकिन आप अपनी क्षमता को ढूंढ ही नहीं पा रहे, आपको समझ में नहीं आता। लेकिन आप कोशिश करेंगे तब समझ में आएगा ना। एक बार नहीं आता, 10 बार कोशिश करिएगा। अगले अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अगला आर्टिकल है तुम्हारा आर्टिकल 28। अगर आर्टिकल 28 की बात की जाए तो आर्टिकल 28 कहता है राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्था एवं धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखो बेटा, राज्य कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी, आजकल क्या है ट्रेंड में कहीं कहीं चलता है, लेकिन नाम नहीं बोलना चाहिए कि किस जगह किस कॉलेज में ये सब चलता है, कहाँ चलता है, लेकिन धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं। जबकि अपने यहाँ ये पूर्ण रूप से निषेध है कि आप अपने धर्म को बढ़ा करके धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। ऐसे शिक्षण संस्थानों अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश बालात सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। देखो बेटा, आप चाहे मदरसा में हो, चाहे आप हिंदू विद्यालय में हो, कहीं भी हो, आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप हमारे धार्मिक कार्य में, अगर आप मदरसा में और अगर आप हिंदू हैं तो आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप एक काम करो, हमारे धार्मिक कार्यों में हिस्सा लो। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमें आज़ादी देता है, आर्टिकल 28। अब बात करते हैं संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या कहता है बेटा? तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृत को सुरक्षित रख सकता है। देखो बेटा, समझने की कोशिश करना। अल्पसंख्यक वर्ग जो भी है, जैसे कोई भी ऐसा है परिवार या कोई भी अपने चले जाओ आउटर में, तो वहाँ देखने को मिलता है कि अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, अपनी जनजातियाँ रहती हैं, तो वो लोग अपने वेशभूषा को, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृत को सुरक्षित रख सकते हैं। कोई किसी भी देवी की पूजा करता है तो करता रहे, वो सुरक्षित रहेगा उसका। ठीक है, और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृत के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 29 कहता है कि चाहे हम किसी भी धर्म के हों, चाहे हम किसी के जात के हों, चाहे हम किसी भी भाषा बोलने वाले हों, ठीक है, चाहे हमारी कोई भी संस्कृति हो, आप अनुच्छेद 29 के तहत हमें किसी भी जगह, किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से नहीं रोक सकते। ये हमें आज़ादी देता है आर्टिकल 29। अगला अगर हम बात करें आर्टिकल 30 की, तो बेटा आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखो बेटा, आर्टिकल 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने के लिए किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगी। अब इससे समझते, जैसे जो लोग अल्पसंख्यक हैं अपने भारत में, वो लोग अगर चाहें तो शिक्षण संस्थान खोल करके चला सकते हैं। अब उसके लिए ऐसा नहीं होगा सरकार कोई भेदभाव करे कि नहीं ये अल्पसंख्यक हैं तो इन्हें हमें नहीं, जो भी अनुदान होता है वो हम इन्हें नहीं देंगे, ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा अल्पसंख्यक लोगों के लिए। ठीक है, अगला हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की जाए तो छठा अधिकार है हमारा संवैधानिक अधिकार, उपचारों का अधिकार, जिसमें हम बात करते हैं। देखो बेटा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो भी था ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें संविधान की आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों को। ठीक है,
इसमें आता है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 के अगर देखो 31 आर्टिकल कोई काम का था नहीं, 31 आर्टिकल आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं, हम वही टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आर्टिकल 32 कहता है इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहिकाओं द्वारा उच्च न्यायालय को आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। देखो आर्टिकल 32 कहता है कि मौलिक अधिकारों में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकती है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्न है। देखो इसमें भी 5 तरीके की रिट निकलेगी, जो रिट इस प्रकार समझ लेना। हम बात करें पहली रिट की, तो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा लेख। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है तो ये समझ, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया। तो एक तो ये रिट है। दूसरी अगर रिट की बात की जाए तो दूसरी रिट है परमादेश। अब परमादेश क्या होता है? परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है, उस टाइम जारी किया जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन न करता हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना काम ठीक से न करता हो तो परमादेश दिया जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए बेटा प्रतिषेध लेख की, तो प्रतिषेध लेख यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, तो ये प्रतिषेध लेख होता है। प्रतिषेध लेख में क्या होता है कि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप उसमें कार्रवाई न करें। ठीक है, उसके बाद बात करते उत्प्रेषण। उत्प्रेषण की बात की जाए तो इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उससे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। जैसे उनसे नहीं हो पा रहा है तो आप एक काम करो, वरिष्ठ न्यायालय को भेज दीजिएगा। अगला जो भी है अधिकार प्रच्छा लेख, यह तब दिया था जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। मान लीजिएगा कोई अधिकारी छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, ठीक है, तो उसके पास वैधानिक कोई भी प्रूव नहीं होता है, तो वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है जब तक वह इस बात को संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता है तब तक ये न्यायालय उस पर कार्रवाई करेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में आप इसे शेयर करिएगा। इस वीडियो को लाइक